हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बालाजी बायोवर्डपीडिया के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं वंशागत और विविधता के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? वंशागत और विविधता के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के अंतर्गत देखिए वंशागत और विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं और आनुवंशिकी के अंतर्गत हम दो बातों का अध्ययन करते हैं। कितनी बातों का? दो बातों का अध्ययन करते हैं। पहला होता है वंशागति, दूसरा होता है वेरिएशंस। क्या होते हैं? पहला होता है हेरिडिटी एंड सेकंड होता है वेरिएशंस। इन दोनों को मिलाकर के ही हम किसका अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकी का। तो अगर हम कहें आनुवंशिकी के अंतर्गत हम वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं या आनुवंशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें फिर उसके बाद कि वंशागति क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती है, वंशागत क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो देखिए वंशागति के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है भैया कि जो वंशागति होता है वो जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। किसके द्वारा प्रकट होता है? जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। अच्छा, हम बात कर ले पहले कि वंशागति होता क्या है। देखिए किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से, क्या किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट्स के भैया किससे? पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरण होना वंशागत कहलाता है। फिर से सुनिएगा, किसी भी भैया हम वंशागत के बारे में बात कर रहे हैं कि वंशागति होता क्या है। तो वंशागत के अंतर्गत हम क्या करते हैं भैया कि वंशागत में किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। अब वंशागत किसके द्वारा प्रकट होता है? तो जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। वंशागत किसके द्वारा प्रकट होता है भैया? जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। अब आप कहेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, तो देखिए जो जीन्स होते हैं, जीन्स डीएनए का वह खंड होता है। क्या होता है भैया? जीन्स डीएनए का वह खंड होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है या स्थानांतरित होता है। भैया वंशागति किसके द्वारा प्रकट होते हैं? जीन्स के द्वारा प्रकट होते हैं। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा प्रकट होते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं? तो भैया जो जीन्स होते हैं वह डीएनए का वह खंड होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और किसके द्वारा? युग्मकों के द्वारा। किसके द्वारा भैया? युग्मकों के द्वारा। जैसे नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और जो जीन्स होते हैं वो डीएनए का ही तो खंड होता है ना, तो जब भैया डीएनए पर ही तो होते हैं और डीएनए के भैया जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही तो युग्मक का निर्माण होता है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, और उसपे होते क्या है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर होता क्या है? डीएनए। वही तो कहा गया कि जीन्स जो होता है वह डीएनए का वह खंड है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। किसके द्वारा? युग्मकों के द्वारा। अब देखिए भैया ये जो जीन्स होते हैं किसके द्वारा भैया? प्रकट तो होते हैं, लेकिन किस रूप में भैया? प्रोटीन्स के रूप में। जीन्स प्रकट होता है किस रूप में? प्रोटीन्स के रूप में। अब प्रोटीन्स का निर्माण कैसे होता है? तो कहेंगे सर प्रोटीन्स के रूप में कैसे प्रकट होंगे? जीन्स मान लेते हैं प्रकट होते हैं, वंशागत जीन्स के द्वारा ही होते हैं। अब वंशागत किसके द्वारा होते हैं? जीन्स के द्वारा प्रकट होते हैं। जीन्स कैसे प्रकट होगा? तो भैया जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स के रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में भैया? प्रोटीन्स के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं भैया इसका निर्माण कैसे होता है? जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो पहले मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है, और एमआरएनए के बाद फिर से डीएनए ट्रांसडक्शन करता है और ट्रांसडक्शन के बाद किसका निर्माण करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है।
अगर बात करें कि हमने कह दिया भैया कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत के बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हमने कहा है आनुवंशिकी में हम दो बातों का अध्ययन करते हैं। पहला होता है वंशागति और दूसरा होता है विविधताएं या विभिन्नताएं। वंशागति को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं और वेरिएशंस को हिंदी में विभिन्नताएं या विविधताएं कहते हैं। वंशागति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है भैया कि जो वंशागति होता है वह जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। और हमने आपको बता दिया कि जीन्स क्या होता है। जीन्स भैया डीएनए का वह खंड है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। किसके द्वारा, युग्मकों के द्वारा। और जो जीन्स होते हैं वो प्रकट तो होते हैं लेकिन किस रूप में, प्रोटीन्स के रूप में। और प्रोटीन्स का निर्माण किससे होता है, डीएनए। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। एक बार फिर से जब एमआरएनए बन जाता है तो डीएनए ट्रांसडक्शन के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स को बनाता है। इसीलिए कहा जाता है भैया कि जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स के रूप में प्रकट होते हैं। अब वंशागति क्या है, वंशागति के बारे में हमने आपको बता दिया कि भैया कि जो लक्षण होते हैं यानी कि किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके संतति में स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। इसके बारे में हम बात कर लिए। फिर हमने कहा था कि भैया जो आनुवंशिकता हो, जो आनुवंशिकी है उसमें हम दो बातों का अध्ययन करते हैं। पहला तो हमने आपको वंशागति बता दिया। क्या बताया भैया, वंशागति बताया। दूसरा किसके बारे में बात करेंगे, वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे या विविधताओं के बारे में बात करेंगे। जो वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, वो भैया क्रॉसिंग ओवर के द्वारा आती हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो विभिन्नताएं नहीं होती और क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा संतान या जातियों में विभिन्नताएं उतनी ही ज्यादा होगी। पहली बात। दूसरी बात याद रखना, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के जो सब स्टेजेस होती हैं, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये सब लेप्टोटीन, उसमें जो भैया प्रोफेज फर्स्ट की जो उप अवस्था होती है पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। किसमें, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रोफेज फर्स्ट के उप अवस्था पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है भैया, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे समजात, दो समजात गुणसूत्र हैं, एक माता से एक पिता से। अब ये दोनों समजात गुणसूत्र होते क्या है भैया कि जाइगोटीन अवस्था में क्या करते हैं, पहले तो जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज जाइगोटीन आती है उसमें पहले तो दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों गुणसूत्र होते हैं, वो युग्मन करते हैं। क्या करते हैं भैया, युग्मन करते हैं। किस अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में पहले तो दोनों समजात गुणसूत्र युग्मन करते हैं और उसके बाद जैसे ही पैकिटीन अवस्था आती है उनमें से जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद आनुवंशिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब वेरिएशंस क्या है, विभिन्नताएं क्या का मतलब क्या है, देखिए जब समान जातियां हैं, दो समान जातियां हैं, उन समान जातियों के कुछ लक्षणों में क्या आ जाए भैया, विभिन्नता आ जाए। यानी कि जैसे हम और हमारे, अगर हमारे चेहरे को देख करके, हमारे पिता के चेहरे को देख करके आप पहचान जाओ कि ये उनका लड़का है, और उसके बाद हमारे चेहरे को देख लीजिए और हमारे पिता को देखिए, हमारे दोनों के चेहरों में कुछ विभिन्नताएं आए, हमारा उनका कुछ लक्षण मिलान नहीं कर रहा है, तो आप कहते हैं कि आप उनके बच्चे नहीं हैं। तो लक्षणों के आधार पर ही तो हमारे उनकी तुलना करते हैं। अगर लक्षण में हमारी विभिन्नताएं आ जाती हैं
हमारे पिता से, अगर हम अपने माता पिता से भिन्न होते हैं तो हमारे अंदर विभिन्नताएं तो आई, कुछ ना कुछ लक्षण उनसे भिन्न हुए ना, उन्हीं लक्षणों के यानी कि समान जातियों के लक्षणों में अगर कोई ना कोई विभिन्नता आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वेरिएशंस कहते हैं। ये जो वेरिएशंस होता है, विभिन्नताएं होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, जीन विनिमय के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के द्वारा होती है। और जीन विनिमय की प्रक्रिया कब होती है, हमने कहा था भैया कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रोफेज फर्स्ट के सब स्टेज उप अवस्था पैकिटीन में क्रॉसिंग विनिमय की प्रक्रिया होती है। और क्रॉसिंग विनिमय में होता क्या है कि दो समजात गुणसूत्र, जब दो समजात गुणसूत्र, एक माता का और दूसरा पिता का गुणसूत्र, दोनों आपस में पहले तो जाइगोटीन अवस्था में क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। ये दो समजात गुणसूत्र हैं, पहले तो प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन अवस्था में इनका क्या होता है, युग्मन होता है। युग्मन होने के बाद क्या करते हैं, पैकिटीन अवस्था आती है। पैकिटीन अवस्था में ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या करते हैं, गुणसूत्रों का क्या करते हैं भैया, आनुवांशिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। हमने कहा था कि जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा वेरिएशंस होंगे, जितना कम क्रॉसिंग ओवर होगा उतना कम विभिन्नताएं होंगी। इतनी बात है वंशागत और विविधताओं के सिद्धांत के बारे में। आइए हम जरा वंशागत और विविधताओं के सिद्धांत के बारे में कुछ और बातें याद करते हैं कि भैया वंशागत को सबसे पहले किसने दिया था, टर्म हेरिडिटी किसने दिया था, टर्म जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है भैया अगर हम बात करें भैया टर्म जेनेटिक्स की, इसकी बात करें भैया जेनेटिक्स शब्द की, तो जो जेनेटिक्स शब्द था यानी कि टर्म जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था भैया, तो टर्म जेनेटिक्स को देने वाले साइंटिस्ट थे डब्ल्यू वेटसन। क्या नाम था भैया उनका, डब्ल्यू वेटसन थे। इन्होंने क्या दिया था भैया, टर्म जेनेटिक्स नाम किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टर्म जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। किसने दिया था भैया, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। अगर वही हम आनुवांशिकता के जनक के बारे में बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसके बारे में बात करें कि भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, कि तो याद रखना भैया कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कोई पूछ ले इस जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, तो डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। फिर अगर बात करें भैया कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो बात यही होगी कि भैया एक दूसरी बात कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आधुनिक आनुवांशिकी का जनक डब्ल्यू वेटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, डब्ल्यू वेटसन को कहा जाता है। तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तो आप ये याद रखिए
कि भैया सबसे पहले टर्म जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? तो डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द दिया था। फिर आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि भैया आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भैया डब्ल्यू बेटसन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डब्ल्यू बेटसन को कहते हैं। एक और बात पूछी जाती है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? तो भैया यहाँ देते हैं हम कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? तो आप सुने होंगे नाम टी.एच. मॉर्गन साहब का। किसका भैया? टी.एच. मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? ड्रोसोफिला पर। किस पर किया था भैया? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक मक्खी थी जिस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, और प्रयोग करने के बाद भैया उन्होंने वेरियस टाइप के कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? टी.एच. मॉर्गन जो थे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने भैया ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद भैया इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था भैया? ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भैया वेरियस भिन्न कई कॉन्सेप्ट दिए भैया। कई कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था भैया? कई कॉन्सेप्ट को दिया, और उसमें से भैया जैसे कहा गया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था? सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या दिया था भैया? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज। दूसरा क्या दिया था भैया? सेक्स लिंकेज को दिया था। किसको दिया था भैया? सेक्स लिंकेज दिया था। ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट को दिया था। आगे आने वाले जब जेनेटिक्स हम आपको पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसके बारे में बात करेंगे फादर की भैया जो सेक्स लिंकेज क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। वहां नाम आएगा टी.एच. मॉर्गन साहब का। इन्होंने ड्रोसोफिला पर, मेलानोगास्टर पर प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सारे कई कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, म्यूटेशन इत्यादि सारे कॉन्सेप्ट थे, उसको उन्होंने दिया था। उसके बाद एक और बात आती है भैया। क्या आती है? एक और बात आती है, वो होता है भैया कि जो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल्स के बारे में, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल्स को किसने दिया था या किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसे इरेज करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भैया। जो फादर ऑफ पर सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द को किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। किसने दिया था भैया? जेनेटिक्स शब्द, टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द को दिया था। किसने? डब्ल्यू बेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स आर कॉल्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर कहा जाता है भैया, एक और क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भैया डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है भैया? कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन साहब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना प्रयोग किया था, और प्रयोग
करने के बाद भैया उन्होंने कई कॉन्सेप्ट दिए थे। सेक्स लिंकेज दिया था, क्या दिया था भैया? सेक्स लिंकेज दिया था, और उसके साथ साथ भैया लिंकेज दिया था, क्रॉसिंग ओवर दिया था। कई सारे कॉन्सेप्ट को देने का काम किसका था? थॉमस हंट मॉर्गन साहब का था। इन्होंने क्या किया था भैया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना प्रयोग किया था, और प्रयोग करने के बाद कहा भैया, लो हम लिख देते हैं यहाँ कि इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया भैया? एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भैया इन्होंने क्या किया? सेक्स लिंकेज पहला कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया भैया? सेक्स लिंकेज दिया। उसके बाद क्या दिया भैया? लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया भैया? सेक्स लिंकेज, लिंकेज, म्यूटेशन, इन सभी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद कहा जाता भैया कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल्स। भैया तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल्स, जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो एक नाम आपको याद होगा, एगेरार्ड। नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए भैया कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स एगेरार्ड साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एगेरार्ड साहब को। ये जो एगेरार्ड साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले भैया ह्यूमन जेनेटिक्स डिसऑर्डर दिया था। पहला ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एगेरार्ड साहब थे, जिन्होंने अल्काप्टोन्यूरिया नाम दिया था। कौन सा? अल्काप्टोन्यूरिया डिसऑर्डर दिया था, या उसी को हम एक और नाम से जानते हैं भैया ये जो होमोजेनेटिक, जिसमें क्या होता है, ये जो अल्काप्टोन्यूरिया होता है इसे ब्लैक यूरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर कहा जाता है। तो हम आइए बात करते हैं उनके बारे में। फादर ऑफ मॉडर्न